अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। जुमे की नमाज़ पढ़ के निकलें और हर जुमे हमारे यहाँ इमामत कराने के लिए अल्लामा साहब मुख्तलिफ होते हैं। यानी ड्यूटी रोस्टर है कि इस जुमे अगर हाफिज़ शहबाज साहब ने जुमे की नमाज़ की इमामत करानी है तो नेक्स्ट फ्राइडे अल्लामा साहब मुख्तलिफ होंगे, इमाम साहब मुख्तलिफ होंगे। तो जब हम मस्जिद के लिए जा रहे होते हैं तो जब वाज चल रहा होता है या खुतबा चल रहा होता है तो आवाज़ से पहचान लेते हैं कि इस जुमे इमाम साहब ये होंगे। इमाम साहब का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऐसे इमाम की इमामत में आप नमाज अदा करें जिनकी क्रेडिबिलिटी पे आपको कोई शक ना हो। हर जुमे जब मैं नमाज पढ़ने के लिए जाता हूं तो मुझे अंदाजा हो जाता है जी कि इस जुमे फलां इमाम साहब इमामत करा रहे होंगे। अभी जब मैं मस्जिद में जा रहा था तो मुझे एक स्टोरी याद आई और वो स्टोरी कोई आज से कोई 10-12 साल पुरानी है। मैं नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में गया और वज़ू करने के बाद जब आपने सुन्नतें अदा की तो मैंने देखा कि ये जो इमाम साहब नमाज पढ़ाने लगे हैं, इन इमाम साहब के ऊपर ना मुझे कोई शक है, क्योंकि एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि जो इंसिडेंट्स मेरे आंखों देखे थे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, दिल नहीं मानता कि मैं इनके पीछे नमाज अदा करूं। अब वज़ू कर लिया, सुन्नतें अदा कर ली, गालिबन ज़ोहर की नमाज थी और नमाज शुरू होने में, बाजमात नमाज शुरू होने में को 5 मिनट का वक्त बाकी रह गया था। मैं इधर उधर देख रहा था राइट लेफ्ट कि क्या करूं, अब यहाँ से उठ के जाऊंगा तो मायूब लगेगा, मुनासिब नहीं लगेगा। बार कैफ मेरे दिल ने नहीं माना, तो मैंने ये फैसला किया कि दिल अगर ना माने तो फिर आपको उन इमाम साहब की इक्तदा में या उनका मुक्तदी होके नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। पास ही एक और मस्जिद थी तकरीबन कोई 1000 मीटर के फासले पे, और वहां पर नमाज होने में यानी बाजमात नमाज होने में भी को 15 मिनट का वक्फा था। मुझे याद है कि 1:30 बजे यहाँ नमाज होती थी बाजमात और 1:45 बजे वहां होती थी। तो मैंने फैसला किया कि मैं बाजमात नमाज वहां जाके पढ़ूंगा। खैर वहां पहुंचा, नमाज पढ़ी, वापस आ गया। अब ये स्टोरी मुझे इसलिए याद आ रही थी कि कल मेरी नजर से एक तस्वीर गुजरी और उस तस्वीर में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब इमामत करा रहे हैं और उनकी इक्तदा में यानी उनका मुक्तदी बन के उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है नमाज अदा कर रहे हैं। उसमें अली मोहम्मद खान थे और उसमें असद कैसर थे, उसमें बैरिस्टर सैफ थे जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे केपी से है। तो मुझे याद आने लगा कि ये तो मौलाना फजल रहमान साहब वही हैं जिनको खान साहब डीजल कहते थे, मौलाना डीजल। वो कहते थे कि इनको अल्लामा कहना अल्लामा की तौहीन है। अब उन्हीं की इक्तदा में, उन्हीं का मुक्तदी बन के, उन्हीं की इमामत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स नमाज अदा कर रहे हैं। मेरी नमाज तो उन इमाम साहब के पीछे नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं यार, मुझे यहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए है क्योंकि दिल नहीं मान रहा है, ये मन चले का सौदा है ना। मैंने इमाम बदल लिया। लेकिन आप ऐसे इमाम साहब की इक्तदा में या इमामत में नमाज पढ़ रहे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पे आपको शक है, अल्लामा होने पे शक है, आप कर रहे हैं। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ का साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आया है और जमानतों की दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और बुरे तरीके से फंसने के बाद अगर ये कहा जाए कि इमाम या मुर्शद तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज उनकी मुलाकात जेल में अपनी हमशीरा अलीमा खान साहिबा से हुई और अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके बताया कि खान साहब ने ये कहा है कि जाओ और जाके बताओ कि जो कुछ हो रहा है वो लंदन प्लान नहीं बल्कि लंदन एग्रीमेंट के तहत हो रहा है और उस लंदन एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं। किसको वजीर आजम बनाना है, नेक्स्ट सेटअप किसका होगा, हुकूमत में कौन होगा। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, खान साहब ठीक कह रहे होंगे, लेकिन हकीकी आज़ादी की जंग आपको डट कर लड़ना पड़ती है। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ आप अपने लोगों को ऐसे शख्स से मिलने के लिए भेज रहे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पे आपको थोड़ा बहुत नहीं 200% शक है। उसके बाद उन्हीं लोगों ने जाके, मैं आपको ये बता दूं कि अभी आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करनी है। आसिफ अली जरदारी वही थे जिनके बारे में खान साहब कहते थे जरदारी साहब मैंने आपको अपनी बंदूक की शिस्त पे रख लिया है। सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद एक और मुलाकात होने जा रही है और उस मुलाकात में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब मिलेंगे,
नवाज शरीफ साहब से यानी नवाज शरीफ से जाके भी ब्रीदिंग स्पेस मांगी जाएगी कि हुजूर आपकी मेहरबानी है, हमारे लिए थोड़ा सा हमें सांस लेने की गुंजाइश पैदा की जाए। इसके साथ ही आज अलीमा खान साहिबा को हम महवे गुफ्तगू सुनते हैं या उनकी मुलाकातें खान साहब से हो रही हैं। अलीमा खान हो या दीगर बहनें हो, खान साहब की को बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी इस वजह से कि खान साहब की जो दूसरी अहलिया थी, खासतौर पर तीसरी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी और इमरान खान साहब की बहनों की नहीं बनती थी। लेकिन अब बहनें इन हो गई हैं और बावसूख अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि बुशरा बीबी जिनको खान साहब अपना मुर्शद कहते थे वो आउट हो गई हैं। वो इसलिए आउट हो गई है कि बुशरा बीबी को जो टास्क दिया गया था खान साहब के लिए रास्ता निकालने का, वो उसमें नाकाम रही है और अब ये टास्क अलीमा खान साहिबा को दे दिया गया है। और अब अलीमा खान साहिबा की वसातत से जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच्चे कुछ लोग हैं वो कभी मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं, कभी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की जाएगी, बीच बचाव का रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है। इस पॉइंट पे खान साहब की सियासत को खान साहब के अपने लोग ही लाए हैं। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत से ऐसे लोग हैं, खान के जो वकला हैं वो भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। उसकी सादा सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ जो फैसला है वो आ गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। अब उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लुड़ियां डाल रही है, सेलिब्रेट कर रही है कि अब इनके जो केसेस हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर चलेंगे, फौजदारी अदालतों में चलेंगे। इनको ये नहीं पता कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर तो शायद स्पीडी ट्रायल हो जाता और फिर ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा होती, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर तो हो सकता है कि 3 साल तक केस ही ना लगे। यानी वो आपको लटका के रखेंगे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखेंगे, अल्टीमेटली आपको पता चलेगा वो हो ये फैसला जिसको वो अपने हक में समझ रहे थे वो फैसला भी बुनियादी तौर पे हमारे खिलाफ ही आया है। तो बात यह है कि इस वक्त हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करने की कोशिश की जा रही है। पता सबको ये है कि मियाँ साहब की अगली गवर्नमेंट है, नून लीग हुकूमत में आ रही है, ऑपोजिशन का एक अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना को अपना हिस्सा चाहिए, जरदारी साहब को अपना हिस्सा चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें अपना हिस्सा समेटने की कोशिश कर रही है। जैसे ही हिस्सों का तयन हो जाएगा कि ऑपोजिशन कौन होगी, किसको कहाँ हुकूमत मिलनी है, वैसे ही इलेक्शंस करा दिए जाएंगे। तो इस सारे खेल के अंदर इमाम तब्दील करना या अपने प्रिंसिपल स्टांस से हट जाना और प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, ये वो ऐसी बात है जो बड़ी मायूब है। और मुझे लगता है कि आज जुमे के रोज़ वो वाक़या जब मेरे पर्दा फ़िक्र से टकरा रहा था तो उस वाक़े को आपके साथ शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसलिए कुछ भी कर लें, प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।